नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। समास, आज हम ऐसी ट्रिक जानेंगे और इतने अच्छे से इसको समझेंगे समास को कि आपको कभी भी कहीं से समास अन्य किसी स्थान से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समास को समझते हैं। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि समास आखिर है क्या। देखिए, इसी वीडियो में हम समास के पूरे टॉपिक को जानेंगे, वो भी बहुत सरलता के साथ। तो समास क्या है, इसकी परिभाषा हम देख सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये बहुत आसान परिभाषा है। अथवा हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि समास का अर्थ संक्षेपीकरण है। समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो इसे समास कहा जाता है। अब हम जानते हैं समास के भेदों के नाम। तो समास के कुल 6 भेद हैं। सबसे पहला अव्ययभाव समास, फिर तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के कुल ये 6 भेद हैं, जिनके बारे में अब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब देखिए समास के आवश्यक तत्व जो हमें सभी समासों में जानने पड़ेंगे। तो इसमें एक होता है समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं? समास प्रक्रिया में दो पद मिलकर जिस नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे समस्त पद कहते हैं। अर्थात क्या होता है, समास में कोई दो पद मिलते हैं, उनसे मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समस्त पद। इसी प्रकार समास में एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद किसे कहा जाता है? समस्त पद जो है, जो दो पदों को जोड़कर बना है शब्द, उसका जो पहला पद है उसे प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं। इसी प्रकार समास में उत्तर पद भी होता है। समस्त पद का जो दूसरा हिस्सा है, अर्थात समस्त पद का दूसरा पद, वह उत्तर पद या दूसरा पद कहलाता है। तो समास में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अब पढ़ते हैं समास का पहला भेद, अव्ययभाव समास। देखिए, अगर इसकी परिभाषा को जानते हैं, जिस समास में पहला पद प्रधान व अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अव्ययभाव यानी इसमें अव्यय शब्द जुड़ा हुआ है। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? इस समास में पहला पद जो होता है वो एक अव्यय होता है तथा वह उपसर्ग की तरह जुड़ता है। एक विशेष पहचान इस समास की ये भी है कि इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हो सकती है, जो अन्य किसी समास में नहीं होती। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिससे आप बहुत आसानी से अव्ययभाव समास को पहचान सकते हैं। अव्ययभाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति संभव है, यानी शब्दों की रिपीटेशन संभव है, जो अन्य किसी समास में हमें नहीं मिल सकती। तो यह अव्ययभाव की पहचान है। अब देखिए अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण। एक स्तंभ में हम देख पा रहे हैं समस्त पद और दूसरे में समास विग्रह। समस्त पद जहाँ पर दो पद मिलकर बनते हैं। तो देखिए आजीवन, इसका क्या होता है? जीवन भर। इसमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है जो कि एक अव्यय है। इसी प्रकार यथा संभव, जैसा संभव हो, इसमें यथा है। बेकाम, बिना काम के। भर पेट, जिसका समास विग्रह है पेट भर कर। रातों रात, यहाँ पर देखिए आप शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन। इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है जो कि एक अव्यय है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अव्ययभाव समास बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम जानते हैं समास का अगला भेद, तत्पुरुष समास। इसकी जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो कहा गया जिस समास का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। आपको ऐसे याद रखना है, तत्पुरुष यानी ततः पुरुष। तत्पुरुष का अर्थ है जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो। इसकी पहचान कैसे हम करेंगे? इस समास में समास विग्रह करते समय कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो कारक चिन्ह होते हैं, आप पहले पढ़ चुके होंगे कारक। कारक के जो चिन्ह होते हैं जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, कर्ण, से, के, द्वारा, इस तरह के जो भी उनकी विभक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग इसमें समास विग्रह करते हुए किया जाता है।
अब देखते हैं तत्पुरुष के उदाहरण। पहला जो है इसमें स्वर्ग प्राप्त, इसको लिखा जाता है स्वर्ग को प्राप्त। इसी प्रकार भूखमरा, भूख से मरा। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। गुणहीन, गुण से हीन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इनमें हम देखेंगे इन सभी में समास विग्रह करते हुए, जैसे पहले में को, फिर से, के लिए, से, का, पर। ये सब क्या हैं? ये सब हम कारक में पढ़ चुके हैं, ये सब कारक के चिन्ह हैं। तो इसकी यही पहचान है कि जब तत्पुरुष समास में हम समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तो उसमें कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, इससे आप तत्पुरुष समास को तुरंत पहचान जाएंगे। अब हम आ गए हैं समास के तीसरे भेद में, जिसका नाम है द्विगु समास। देखिए इसकी परिभाषा, जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। पहचान, इसका नाम ही द्वि से शुरू है, मतलब एक गिनती या संख्या। इसमें पूर्व पद एक संख्या होता है। देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका नाम द्विगु समास है, द्वि से बना है। द्वि का अर्थ होता है गिनती में आता है, जिसका अर्थ होता है दो। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि ये गिनती से शुरू है। इसका मतलब इसकी पहचान यही है कि इसमें पहला पद जो होता है वो कैसा होता है? संख्यावाचक विशेषण। तो आप ऐसे इसकी पहचान कर पाएंगे। अब देखिए द्विगु समास के उदाहरण। पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। तो ये कुछ उदाहरण है द्विगु समास के। आपने एक चीज़ इसमें देखी होगी कि हम कहीं पर इसमें समूह लिखते हैं, समास विग्रह करते हैं, और कहीं पर समाहार। दोनों का अर्थ समान ही है, लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ लिखनी आवश्यक है, ज़रूरी है। अगर आप इसमें नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो सकता है। इसलिए आपको समूह या समाहार शब्द में से कोई एक लिखना जरूरी होता है द्विगु समास के उदाहरण करते हुए। अब है समास का चौथा भेद, द्वंद्व समास। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो द्वंद्व का अर्थ क्या होता है। अगर आपको याद है, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध यानी जंग। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो। अर्थात आप ऐसे याद रख सकते हैं, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। तो इसमें क्या होता है, दोनों पदों में आपस में युद्ध होता है कि कौन प्रधान, इसलिए इसमें दोनों ही प्रधान होते हैं। इसकी पहचान है, इसमें समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा, और उदाहरण जब हम देखेंगे तब आप देख पाएंगे कि इसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है समस्त पद में। वह जब समास विग्रह करते हैं तो योजक शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे और, या, अथवा आदि। इन योजक शब्दों का इस्तेमाल इसमें समास विग्रह करते हुए किया जाता है। अब देखिए द्वंद्व समास के उदाहरण। माता पिता, आप देख पा रहे हैं योजक चिन्ह लगा हुआ है इनके बीच में, माता और पिता। इसी प्रकार गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। दाल रोटी, दाल और रोटी। सुख दुख, सुख और दुख। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसे योजक चिन्ह कहते हैं, जो दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है। और समास विग्रह में और, या, इन योजक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से समझिए। अब है समास का पांचवा भेद, क्रमधारीय समास। इसकी परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो इसमें है जिसमें पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य हो। अर्थात इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसकी पहचान यही है कि इसमें पहले पद में दूसरे पद की ही विशेषता बताई जाती है। पर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, द्विगु समास में भी हमने पढ़ा था कि उसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, परंतु यहाँ पर द्विगु से अलग है, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाचक नहीं होता जो विशेषण होता है, बल्कि वो गुणात्मक ही होता है। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब हैं कर्मधारय समास के उदाहरण, जैसे महाराज,
महान है जो राजा। इसमें पहले पद में राजा की विशेषता बताई गई है, अर्थात वो महान है। तो पहला पद क्या है इसमें? विशेषण, और दूसरा क्या है? विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई गई है। इसी प्रकार कमल नयन, कमल जैसे नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख है जो, अर्थात वो मुख कैसा है? चंद्र जैसा। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई गई है। इसी प्रकार पीताम्बर, पीत है जो अंबर। यहाँ पर अंबर का इस्तेमाल वस्त्र अर्थात कपड़ों के लिए किया गया है। पीत का मतलब पीले, तो पीले हैं जो वस्त्र, अर्थात वस्त्र की विशेषता बताई गई है कि वो कैसे हैं? पीले हैं। और अब हम आ गए हैं समास के अंतिम भेद, बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिस समास में दोनों में से कोई पद प्रधान न हो, अर्थात जो हमारे पास समासयुक्त पद होता है उसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे होते हैं, तो ऐसे समास को क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास। पहचान है, इसमें समास विग्रह करते हुए सामान्यतः अर्थात शब्द का प्रयोग बार बार होता है। अर्थात जब हम इसके उदाहरणों में समास विग्रह करते हैं तो बार बार हमें अर्थात शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। ये बहुब्रीहि समास की पहचान है। तो चलिए अब देखते हैं समास के अंतिम भेद, बहुब्रीहि समास के उदाहरण। तो पहले है पीताम्बर, पीत हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो देखिए इसमें अर्थात शब्द का प्रयोग हो गया है। इसमें न तो पीत अर्थात पीला प्रधान है, ना ही अंबर अर्थात वस्त्र प्रधान है, बल्कि इसमें श्री कृष्ण की ओर संकेत किया गया है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। इसी प्रकार चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली। अगर हम बोलते चंद्र जैसा मुख तो फिर वो कर्मधारय समास बन जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे समास के भेद समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ खास ट्रिक, कुछ खास स्मरणीय बिंदुओं की। देखिए अव्ययभाव समास में हमने जाना है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है, और इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति संभव है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें समास विग्रह करते हुए कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। द्विगु समास में जैसा कि द्वि से शुरू है तो पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। बात करें द्वंद्व समास की, द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध करना, तो इसमें क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं तो योजक शब्दों या अथवा इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार बात करें कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इसे बहुत बारीकी से अंतर को आपको समझना पड़ेगा, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। देखिए कर्मधारय जो समास है इसमें पहला पद विशेषता बताता है दूसरे पद की, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो इन दोनों ही समास में आ सकते हैं। जैसे अगर हम देखें नीलकंठ, अगर हम बोलते हैं उसका समास विग्रह पर निर्भर करता है कि वो इनमें से किस समास में आएगा। अगर हम उसे लिखते हैं नीला है कंठ जो, या नीला है जो कंठ, तो वो कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, वो हो जाता है कर्मधारय समास। लेकिन जब हम बोलते हैं नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, जब हम अर्थात कह देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उस समय वो बन जाता है बहुब्रीहि समास। तो ये बहुत बारीक सा अंतर है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी समास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको उचित तरीके से उचित समय पर इस प्रकार की और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।